हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट। और आज जो वर्ल्ड अफेयर्स का टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से अपने आप को हर मूलभूत सुविधा जो चीज मिलनी चाहिए उसकी भी दाम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त त्राही त्राही कर रहा है। तो इसको लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो देश कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि ज्यादा से ज्यादा जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अमेरिका जैसी कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है, इंडिया जैसी जो कंपनी है वो सर्विस एक्सपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान भी वो कंट्री है जो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी आपको पता नहीं, मतलब शायद आप इसी से रिलेट कर पा रहे होगे कि पाकिस्तान आज जो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म उसका आज खामियाजा उसको बराबर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखे होते तो शायद उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। आइए चलिए वर्ल्ड अफेयर्स आज का डिस्कस करते हैं। और ये आपके सामने मिंट का जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि इंडिया हैज नो रीजन एट ऑल टू हेल्प पाकिस्तान इन इट्स क्राइसिस, क्योंकि भारत का कहीं ना कहीं अभी के लिए उन्होंने पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है वो ज्यादा हमारी मदद कर नहीं सकता है। और आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं आईएमएफ ने लोन लगभग देने से मना कर दिया है अब, तो इस वजह से और ये चिंता जो है वो बढ़ चुका है पाकिस्तान का। तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को अभी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की ये स्थिति हुई कहां से। आप देख सकते हो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब और किस तरीके से पूरे के पूरे पसीना पसीना हो चुके हैं, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो खत्म हो चुकी है। सिर्फ 3 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो फॉरेक्स रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, यानी कि अगर इंपोर्ट करने की बात आएगी तो एक सप्ताह से 10 दिन के ऊपर इंपोर्ट ये कर नहीं सकते हैं, इतनी हालत खराब हो चुकी है इनके देश की। तो आप इस चीज से ही अंदाजा लगा सकते हो कि इनका जो परेशान होना है वो लाजमी है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं देखोगे तो पाकिस्तान का मैप आपको पहले हम दिखा देते हैं। ये आपके सामने इमेज में पाकिस्तान का मैप नजर आ रहा होगा। और ये आप देखो इस्लामाबाद, कहीं ना कहीं पंजाब उसका प्रोविंस जो है, सिंध प्रोविंस यहाँ पे इस तरीके से, बलूचिस्तान वाला रीजन है, हिंदू कुश नॉर्दर्न एरिया जो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ, खैबर पास, और इधर से काबुल रिवर जो अफगानिस्तान से आ रही है। ऊपर आप देखोगे चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, इस तरफ भारत के साथ में दिल्ली हमारा राजधानी आपको दिख रहा होगा। सिंधु नदी जो है वो यहाँ पर आकर के फ्लो हो रही है, ठीक है। और ये पाकिस्तान का हैदराबाद है, तो इसको अपना हैदराबाद नहीं समझना है। ये कश्मीर तो अपना ही है, ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान का हैदराबाद है। और बाकी कुछ नदियां भी हैं, माशकाई रिवर वगैरह। तो एग्जाम के लिए अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा मैप जो है वो बाकी इसके पड़ोसी मुल्क में आप अफगानिस्तान वगैरह को देख सकते हो, और इसके पापा ऊपर बैठे हुए हैं चाइना। तो ये कुछ ना कहीं मतलब आप मैप को ध्यान में रख सकते हो। बाकी ये आपको कुछ अजीब सा शायद आप रिलेट कर सकते हो, किस जानवर की तरह ये मैप दिख रहा होगा। अगर आप रिलेट कर पाए होगे तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे ये 5 प्रोविंस है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान। ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो है यही हमारा पाक अधिकृत कश्मीर जो है जो पाकिस्तान के पास है वो यहाँ पे लाई करता है, और लाइन ऑफ कंट्रोल ये है। और आप देखोगे कि इसको ये आजाद कश्मीर भी कहते हैं, यहाँ पे इसी तरीके से लिखा हुआ है आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये खैर हमारा अपना खुद का भारत का ही ये सॉवरिन पार्ट है। और आपने अभी रिसेंटली बयान सुना भी होगा, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये तक कह दिया है कि अभी यूपी में जो तोपें बनी जाएंगी उससे हम भारत में जो कश्मीर पाकिस्तान के पास में है उसको लेकर के हम दिखाएंगे। तो वो बिल्कुल अलग बात है कहीं ना कहीं, लेकिन बिल्कुल ये हमारी अपनी हिस्सा है जिसको लेकर के हम हमेशा से कहते आए हैं। और इस चीज को लेकर के पाकिस्तान कभी चिंता करता ही नहीं है कि बिल्कुल उसको वो टेरिटरी भारत को सौंप देना चाहिए। चलिए अब कहीं ना कहीं ये आर्टिकल कुछ है आपके सामने इकोनॉमिक टाइम्स का, जो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की जरूरत है, टैक्स रीच के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत है, सब्सिडी वगैरह को कम करने की जरूरत है। और ये आईएमएफ कह रहा है, जो कि पाकिस्तान इस वक्त कटोरा लेकर के उनके पास पहुंच चुका है पैसों की मांग करने के लिए। अब पाकिस्तान की ये हालत कहीं ना कहीं आज नहीं बन चुकी है। अगर आप देखोगे सन 1947 15 अगस्त वो दिन था जहां भारत और पाकिस्तान तो 14 अगस्त को ही आजाद हो गए थे, और भारत जो है वो 15 अगस्त को आजाद होते हैं। दोनों मुल्क एक साथ आजाद होते हैं। और उस वक्त आप देखोगे तो इंडिया जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल था, आरबीआई से लेकर के सारे चीज जो है वो भारत में ही सेंटर्ड थे, और वो भारत में ही रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते थे, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो हम मैप दिखाए, आप देखो छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन कितनी नदियां बहती हैं, यानी कि वहां पे खेती का जो साधन है वो बहुत बेहतर है। तो पाकिस्तान के पास शुरू से व्हीट और राइस का कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता था। उसके अलावा आबादी भी कम थी, लेकिन रेफ्यूजीज का क्राइसिस हुआ करता था,
और एक्चुअली आज देश को इतना 75 साल आजाद हुए हो चुका है, लेकिन शर्मनाक बात तो यह है कि आज भी पाकिस्तान में एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो अपने कार्यकाल को 5 साल पूरा कर सका हो। ठीक है, उसके बीच में ही या तो उसको मार दिया जाता है जैसे बेनजीर भुट्टो, या तो फिर कहीं ना कहीं इमरान खान की तरह उनको मार दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है कौन आया कौन मार के चला गया, और जब तक बगैर ये ऊपर के इन्फ्लुएंस के होना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वहां की जो आर्मी है उसका रोल बहुत बड़ा है, और ये आप सबको पता है कि वहां की आर्मी जो है वो तख्ता पलट करती है, वो पूरे के पूरे सरकार को चलाती है। जनरल जो बाजवा रहे हैं चीफ वहां के, उनकी अभी रिसेंटली सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें बताया गया कि 1270 करोड़ रुपए का उनके पास में अपना का वेल्थ है। अब आप बताइए किसी देश की आर्मी इतनी रिच कैसे हो सकती है, देश की अपने आप की हालत क्या है और वहां के आर्मी के पास में कितना वेल्थ है। तो ये बताता है कि आर्मी जो है वो कितना ज्यादा रोल प्ले करती है वहां के इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो इस कारण से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का आज जो भी हालत है उसमें बहुत कारण है कि आप देख सकते हो कि एक तो वहां की आर्मी जो है वो काफी सक्रिय रूप से काम करती है, वहां की गवर्नमेंट को वो काम करने देना नहीं चाहती है। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं टेररिस्ट पे फोकस ज्यादा रहा है। आपको बता दें कि जो लोन वो लेते हैं और लोन की जो भरपाई करते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा जो पैसा अपना वो बजट का खर्च करते हैं वो बजट डिफेंस में लगाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा अपना 15% लगभग खर्च जो है वो डिफेंस में लगा देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वो भारत में और ज्यादा स्पॉन्सर कर सके टेररिज्म वगैरह, अफगानिस्तान के लिए वो प्रॉब्लम बन सके, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। कभी भी ग्रोथ को लेकर के उनका टारगेट होता ही नहीं है। और चाइना हमेशा प्रॉक्सी वॉर लड़ता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो भारत के लिए मुश्किलें पैदा करो ताकि हम अपने ग्रोथ पे काम कर सके। इवन हिस्टोरिकली आपको हम बता दें तो पाकिस्तान का लोकेशन आप लोग अगर देखोगे, अगेन मैप में आप जाकर के देखो यहाँ पे, तो पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बेस्ड है। इस तरफ अरेबियन सी है, यहाँ पे ईरान है, इधर इंडिया है, अफगानिस्तान है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनिशियली क्या करता था कि उसकी अफगानिस्तान के साथ में जब वॉर हुई तो वहां पर वो अफगानिस्तान में डायरेक्ट अपने सोल्जर्स को तो उतार नहीं सकता था, उसने पैसे देना चालू किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने सोल्जर्स को अफगानिस्तान में भेजे और अफगानिस्तान में वो लड़ सके। ठीक है, वो पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान इनिशियली तो अफगानिस्तान के लिए करता था, लेकिन बाद में उन्होंने भारत में ही आतंकवाद फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लग गए वो। तो ये कारण से आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि पाकिस्तान की हालत जो है वो चरमराने लग गई। इसके अलावा आप यूएस को हमेशा हर साल उन्होंने मिलियंस बिलियंस में फंडिंग दिया कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करता जाए। जब अफगानिस्तान वॉर खत्म हुआ, इनिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, कोल्ड वॉर के समय में यही दो मुल्क हुआ करते थे ताकतवर। जब डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का और जब रशिया एक अलग कंट्री बन गया, जब यूएस से अपने आप में सुपर पावर बन चुका था, तो फिर अफगानिस्तान वॉर खत्म हुआ। अफगानिस्तान वॉर के बाद में क्या हुआ कि अब यहां पर इनिशियली आप देखोगे तो बांग्लादेश का जब लिबरेशन भी हुआ था तो उस वक्त भी यूएस पाकिस्तान का ही साथ दे रहा था। उस वक्त भारत का समर्थन देने के लिए रशिया ही आया था, जो कि बांग्लादेश के लड़ाई में वो हेल्प कर रहे थे इंडिया का, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान का मदद यूएस जो है वो कर रहा था। तो पाकिस्तान क्योंकि इस लोकेशन पे बेस्ड है, चाइना को आप देख लो, चाइना को पता है कि पाकिस्तान में वो जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है वो वहां से वो निकाल नहीं सकता है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठा रहा है कि यहां से जो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, काशगर से लेते हुए चाइना के यहाँ पाकिस्तान के ग्वादर पे एक पोर्ट बना रहा है वो, साथ साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भी वो पाकिस्तान को कनेक्ट कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत वो भारत को इवन जो कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये सारा कारण है कि पाकिस्तान का जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हर कंट्री, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में आप यूएस को देख लो, इवन यूरोपियन कंट्रीज को आप देख लो, हर कंट्री जो है वो नहीं चाहते हुए भी पाकिस्तान पे ही फोकस करती है, क्योंकि उसका लोकेशन बहुत ही ज्यादा प्राइम हो जाता है उसको अफगानिस्तान वाले रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। साथ साथ में सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ में भी, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब के साथ में भी अगर उनको कनेक्टिविटी फर्दर बढ़ाना है तो पाकिस्तान उसके लिए मेजर रोल प्ले कर सकता है। इसको बॉयकॉट करके वो कर ही नहीं सकते हैं। आज इंडिया अगर सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ में हम उस तरीके से ट्रेड में नहीं जुड़ सके हैं तो उसका एक कारण यह है कि पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं देता है। तो इस वजह से हमने चाबहार पोर्ट बनाया ईरान में, और फिर यहां से होते हुए हम डेलाराम जरान्स हाईवे जो कि अफगानिस्तान को जोड़ रहा है, फर्दर हम सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ ट्रेड की काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हमने जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे बहुत अच्छे काम करने की पूरी कोशिश करी है और बड़े सजगता के साथ काम करी है। लेकिन वहीं आप देखोगे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान यूजुअली पहले फंडिंग पे शुरू से ही वो रिलाई करता था, तो वहां के जो मिलिट्री जनरल्स वगैरह होते थे उनको फंडिंग मिलता था, तो अब वो ज्यादा इकोनॉमी पे ध्यान देंगे कि उनको तो मालूम है कि चलो फिक्स का पैसा है, हर साल तो आ ही रहा है यार, और इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, क्यों इतना मचमच करने का, टेंशन क्यों लेने का। तो
जब सारे मुल्कों को पता चलने लग गया कि पाकिस्तान उस पैसे को गलत इस्तेमाल के लिए ले रहा है, इवन FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में बनाया गया, पेरिस में हेडक्वार्टर्स है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्लैक मनी और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए है। ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में काफी समय से रखा, ईरान नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में भी रखा है। ये जो लिस्ट बनाया जाता है ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपको अगर लोन चाहिए होगा, कोई भी कंट्री को लोन दो ही तरीके से मिलता है फॉरेन से, या तो वर्ल्ड बैंक से या तो IMF से। वर्ल्ड बैंक आपको लोन तभी देगा जब आप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो। भारत रिसेंटली 250 बिलियन से ऊपर का इन्होंने लोन लिया है। क्यों 250 बिलियन से ऊपर का? रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब बेसिकली आप ध्यान रखना कि रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए तो हम रेलवे का डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी कमाई होगी वैसे वैसे हम वो चुकाते जाएंगे। लेकिन IMF लोन तब देता है जब कोई कंट्री जो है वो गड्ढे में जा चुकी है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका ऑलरेडी हमने देखा, वो IMF बेल आउट पैकेज की बात कर रहे थे। तो किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली अगर वो बहुत कमजोर हो चुकी है, फ्रेजाइल हो चुकी है, तो वहां से बचाने के लिए IMF को लोन दिया जाता है। पाकिस्तान 13 बार ऑलरेडी लोन IMF से ले चुका है और एक भी बार वो लोन रिपेमेंट नहीं कर सके हैं। तो इस वजह से IMF इस बार काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के साथ में आपको नजर आ जाएगा कि वो लोन देने से मना कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण था, ठीक है। और ये वजह से आज वहां की आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहां की आर्मी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी दबाती है। कोई भी सरकार अगर आती है, भारत के साथ वो रिश्ते सुधारने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर भारत के साथ रिश्ते सुधर गए, आप देखो 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था, उस समय वहां के जो परवेज मुशर्रफ था जो थे जनरल, और हमारे यहाँ के आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, दोनों के बीच में जब वो बस वगैरह का डिक्लेरेशन वगैरह लाहौर का देखने को मिला, और उसके ठीक बाद कारगिल वॉर जो है वो देखने को आपको मिल गया। कारगिल वॉर के बाद आप देखोगे तो इवन 2008 में जब मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने जब वो मीटिंग वगैरह करा और रिश्ते सुधारने की बात हुई, तो 2000 आपको पता होगा मुंबई हमला जो हो गया देखने को मिल गया होगा आपको। इसके अलावा आप प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे, उस वक्त के प्रधानमंत्री जो थे इमरान, ये शहबाज शरीफ के भाई जो थे, ठीक है, तो इनके जो भाई थे वो उनसे जब मिलने के लिए गए नवाज शरीफ से, तो नवाज शरीफ के मां से वो मिलने गए थे मोदी जी, और वहां से जब वो लौटे तो यहाँ पठानकोट में हमला हो चुका था। तो ये दर्शाता है कि जब जब हाथ यहां पर बढ़ाने की बात करी गई है, तब तब आतंकवादियों के द्वारा उसको दबाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत के साथ रिश्ते सुधर गए तो वो जो बड़ा बड़ा डोनेशंस लेते हैं इस नाम पे कि हमें कश्मीर को आजाद करवाना है, हमें भारत से बदला लेना है, ये वो बंद कर देंगे। और ये बंद करते ही कहीं ना कहीं तख्तापलट जो आर्मी कर सकती है वो नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। इस वजह से कहीं ना कहीं वहां के लोग इस चीज को लेकर के अवेयर हैं, काफी प्रोटेस्ट चालू है, लेकिन अगेन सुनवाई नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। डेमोक्रेसी नाम की सिर्फ है, डेमोक्रेसी एग्जैक्टली वहां पे लाई नहीं कर रही है। आटा चावल गेहूं सब चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इतना इन्फ्लेशन वहां पर हो चुका है। पिछले एक साल में आपको बता दें कि 40% तक का करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है, ठीक है। लगभग 300 रुपए जो है पाकिस्तानी रुपी पर US डॉलर जो है वो फ्लोट कर रहा है। तो ये सारा कुछ कारण है। फॉरेक्स रिजर्व्स आपको बता दिए 3 बिलियन US डॉलर्स का ही मात्र रह गया है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है जो पाकिस्तान के अपने आप के इकोनॉमी को दर्शा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे द प्रिंट का आर्टिकल जो कह रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस स्टॉल्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम। आलम यह है कि वहां पर बिजली जो है वो 8:30 बजे के बाद कटौती करी जा रही है, इसीलिए मॉल्स को और साथ साथ में जो भी थिएटर्स वगैरह उन सबको बंद करने की बात शाम से ही हो जाती है कि बंद कर दिया जाए, क्योंकि बिजली कंजम्पशन कम होगा। और ये बार बार जो इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस हो रहे हैं उससे 4% का GDP का लॉस एंटायर पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाना पड़ चुका है। 4% का GDP का लॉस, कैन यू इमेजिन कि सिर्फ बिजली के वजह से इतना का लॉस उठाना पड़ रहा है किसी भी देश को, वो भी एक डेवलपिंग कंट्री को, पाकिस्तान जैसी। इस वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्योंकि काम जारी रखा गया था, तो अब बिजली है नहीं तो बगैर उसके काम तो होगा नहीं। तो ये भी एक कारण है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये काम भी रुक गया है। तो और भारत के इंटेग्रिटी में आप कहीं ना कहीं करो काम, ठीक है। और साथ साथ में पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसके वजह से सुजुकी, GSK अमंग अदर बिग फर्म्स हॉल्ट ऑपरेशंस एज रॉ मटेरियल डिमांड ट्विंडल। कहीं ना कहीं इनका भी अपना जो है, क्योंकि इनके पास में रॉ मटेरियल्स नहीं आ पा रहे हैं, जो भी टायर्स एंड ट्यूब्स वाली कंपनी है ये भी उनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं पहुंच पा रहा है। मारुति सुजुकी वगैरह जो है वो GSK वगैरह ये सब अपने प्रोडक्शंस को बंद कर दिए, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं रहेगा तो वो बनाएंगे क्या, बेचेंगे क्या। इस वजह से कहीं ना कहीं पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो ठप पड़ चुकी है पाकिस्तान की। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो IMF का डील वो क्यों निकलना चाहते हैं। IMF ने कहा है कि आर्मी का जो बजट अब 33% तक का रहता है
उसको कट किया जाए, और इसको आर्मी मान नहीं रही। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आईएमएफ जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इस बार ला रखा है, और आर्मी आपको पता है पाकिस्तान का वो तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो तो अपने को लेकर के जरा सा भी वो कोताही नहीं बरतने वाले हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो आज भी जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके कि 15% तक को तो आर्मी और गवर्नमेंट अग्री कर रहे हैं, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि 33% का होना चाहिए। तो इसको लेकर के भी बात है जो कि काफी हद तक सही ही आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो ये इमेज किस तरीके से आईएमएफ जो है वो आपको दर्शा रहे हैं। दूसरा आप देखो पॉपुलेशन, अब चाइना का, इंडिया जो है वो इस वक्त का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन बन चुका है, चाइना दूसरे नंबर पे है। इनिशियली आप पॉपुलेशन का ग्राफ देखो पाकिस्तान चाइना का, फिर ये आप देखोगे कि ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको पता है अभी उनको इकोनॉमी को अपने रिवाइव करना है, तो पॉपुलेशन एक लेवल के बाद में चीजों को उसको स्टैग्नेटिंग पे रखना है। लेकिन आप पाकिस्तान का देखो, इकोनॉमी तो गड्ढे में है, लेकिन पॉपुलेशन का ट्रेंड आप देख रहे हो किस तरीके से ये स्काई रॉकेटिंग ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। तो ये भी दर्शा रहा है कि टोटल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये एक आप कारण देख सकते हो कि बढ़ते साल के साथ में आबादी भी बढ़ती जा रही है। फिर ये आपको कुछ प्रोटेस्ट का पिक्स जो आपके सामने नजर आ रहा है, किस तरीके से लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आकर के उग्र हो रहे हैं और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन हर कोई जिम्मेदार है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं आवाज उठाना चाहिए। और ये आपको कुछ लव भी नजर आ जा रहा होगा किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का प्रेम जो है वो अभी भी बना हुआ है। एक आर्टिकल अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उस आर्टिकल में आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से चाइना जो है वो वार्न कर रहा है कि भाई विदेशी मीडिया जो है वो तो तुमको मतलब भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ, हमने कुछ गलत नहीं किया है। खैर आपको भी पता है चाइना किसी भी कंट्री को लोन क्यों देती है, आप अगर उठा करके देखोगे आज कोई भी कंट्री हो नंदलेस, चाहे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो जो 99 वर्ष के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास में, सॉरी चाइनीज गवर्नमेंट के पास में है, चाहे आप अफ्रीकन कंट्रीज को उठा करके देख लो, जहां कहीं पर भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो लोन वो देते हैं वो लोन बेसिकली अगर कोई कंट्री 30 साल का लोन देगी, कोई आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वो 15 साल का देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जितने कम समय के लिए देंगे उनको आसानी से वो अपना कर सकेंगे। उसमें वो साफ साफ लिखवाते हैं कि अगर आप नहीं दे पाओगे तो ये हिस्सा हमारा हो जाएगा। आज पूरी की पूरी पाकिस्तान को चाइना ने अपने कब्जे में ले रखा है, और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बार बार समय के साथ साथ में चर्चा हुआ है, लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है। इसके अलावा आप देखोगे तो किस तरीके से दाम जो है वो रोजमर्रा की चीजों का बढ़ चुका है कि आपको यहाँ खुद ही नजर आ जाएगा। प्याज का दाम आपके सामने यहाँ पे है, आप देख रहे हैं 1 किलो प्याज का दाम आप अपने आप से देख सकते हो, चिकन वगैरह, बनानास वगैरह, तो बेसिक प्याज का दाम भी अगर 500 रुपए के आसपास का चेंज आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके सामने दर्शा रहा होगा कि किस तरीके से चीजें जो है। आप आलू का दाम देखो 44, सरसों तेल 575 रुपए, गेहूं आप देख रहे हो, मतलब गेहूं के दाम हमारे यहाँ भी बढ़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टॉक्स पड़ा था, भारत सरकार ने तुरंत एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया। जब यूक्रेन से जो गेहूं आता था, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से नहीं आ पा रहा है, तो हमने अपने स्टॉक्स पे काम किया, हम एक्सपोर्ट पे तुरंत बंद कर दिए। लेकिन पाकिस्तान क्या करते, पाकिस्तान की चीजें तो ऑलरेडी वर्स्ट हो चुकी हैं। एलपीजी सिलेंडर का आप दाम देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर मूलभूत सुविधा ब्रेड का दाम 100 रुपए अगर पहुंच सकता है, तो इंसान अगर ये जो संसाधन जो एक गरीब तक को भी अफोर्ड करना पड़ता है, अगर इतना दाम उस चीजों का होगा, तो आप समझ सकते हो कि आलम इस देश का कितना ज्यादा बुरा हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा ये आप देख रहे हो स्टील इंडस्ट्री भी काफी ट्रबल में है, ऐसा खुद का एक रिपोर्ट उनका है वो बता रहा है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन के वजह से बहुत ज्यादा जो है, और रॉ मटेरियल्स के शॉर्टेज के वजह से सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ठप पड़ी हुई हैं। फिर आप ये एक आयरनी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक पाकिस्तान आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये एक पाकिस्तान है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप एक ये पाकिस्तान को भी देखो, ये भी सेम उसी इस्लामाबाद शहर का ही है, और ये भी उसी इस्लामाबाद शहर का है, लेकिन ये दिखाता है कि एक तरफ पाकिस्तान के कुछ रईस लोग हैं जो यहाँ पे कनाडा के बड़े फेमस आपको नजर आएगा ये टिम हॉर्टन्स, ठीक है, ये कॉफी क्लब हाउस है बेसिकली, तो वो इस्लामाबाद में ही बेस्ड है। उसके बाहर आप देखो कितना ज्यादा लाइन लगा हुआ है, ये टिम का बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, और ये मूलभूत सुविधाओं के लिए। आखिर इनकी गलती क्या है, इन्होंने सरकार को जो चुन करके लाया था वो इसलिए लाया था कि सरकार इनको इनके कंडीशंस को बदलेगी, लेकिन सरकार विफल रही है और ये उस चीज को लेकर के जवाबदेही मांग रहे हैं। तो ये भी काफी ज्यादा जो है वो आपको वायरल होता हुआ नजर आ रहा होगा, तो ये हम आप सब साथ में शेयर कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ काफी वायरल हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें फोकस ज्यादा से ज्यादा जो है वो आटा पे करना चाहिए था, बारूद पे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज जो वो टेररिज्म भारत में स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऑल्दो आज इंडिया 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, हमारा अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 550 बिलियन यूएस डॉलर्स से भी ज्यादा है,
और उनका सिर्फ 3 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो आपको समझ आ ही रहा होगा हम कितना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आज इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, पीपीपी टर्म्स में हम 3rd लार्जेस्ट हैं। हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, रशिया, यूएस, हम सब नेशंस के साथ हमारा बहुत अच्छा दोस्ती यारी है। और पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्योंकि टेररिज्म बनाने के चक्कर में रह गए, इसलिए आज उनकी हमारे अपने से भी नहीं बनती है। तो ये कुछ कहीं ना कहीं चीजें, कहीं ना कहीं कार्स, टायर्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ये भी बंद पड़े हुए हैं पाकिस्तान के। प्रॉब्लम है ना, शॉर्टेज है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो चरमरा चुका है। और ये आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल जो कह रहा है कि चाइना अभी कहीं ना कहीं कीन है कि वो इंपोर्ट करना चाहते हैं डंकीज और डॉग्स पाकिस्तान से, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था तो वो पाकिस्तान से डंकीज और डॉग्स ले रहे थे। तो पाकिस्तान से और क्या लिया भी जा सकता है, तो इस वजह से पाकिस्तान से चाइना कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो ले सकते हैं। और ये आपके सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को ही इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, और उन्होंने कहा है कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमारे पास आईएमएफ के पास में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बात तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ सोल्यूशन नहीं दे सकता ना, पाकिस्तान को खुद का सोल्यूशन खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आपको अपने पॉलिसीज को स्टेबल करना होगा, आपको अपने यहाँ का जो आर्मी के पास आपने पावर दे रखा है उसको छीनना पड़ेगा, और आपको अपने लोगों को लेकर के जवाबदेही बनानी पड़ेगी। और भारत जैसे कंट्री के साथ में जो आपके लिए एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता है, जो आप लात मारते रहते हो हमेशा, उसको लेकर के भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप अगर इंडिया के आप इस मुल्क में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि साउथ वर्ल्ड बैंक का एक बहुत पहले रिपोर्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि साउथ एशिया का ग्रोथ जो है वो इंडिया पाकिस्तान की वजह से रुक रहा है, अगर ये दो मुल्क साथ काम करें तो बहुत आगे जाएगा साउथ एशिया। तो ये सॉरी, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल का था। इसके अलावा आप देखोगे तो फिच ने रेटिंग्स को कट किया है। फिच एक बेसिकली स्टैंडर्ड है जो कि किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली रेटिंग्स देती है, तो उसने रेटिंग्स को कट किया पाकिस्तान का। चाइना ने इन्वेस्टमेंट कट कर दिया पाकिस्तान में, पावर कट तो पाकिस्तान में हो ही रहा है और सैलरी कट भी पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। तो हर तरीके से सारी कट 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 लगे पड़े हैं। और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं डिफेंस बजट भी कट हुआ है। तो ये सारे कट्स तो खुद झेल रहे हैं, और ये हमें कहते हैं कि हम इंडिया को 1000 कट्स के साथ ब्लीड कराना चाहते हैं। तो खैर, ये दोगलापन तो आप पाकिस्तान का जानते ही हो कि पाकिस्तान अभी खुद जो है वो परेशान है, और फिर भी हमारे बारे में केयर करते हैं वो। तो लेसन हम क्या सीख सकते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस से, और ये दुनिया के लिए क्या मैसेज जाना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कहीं ना कहीं पहला बात तो फिस्कल मिसमैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज पे टारगेट करना, वो डीजल और पेट्रोल जो है वो सस्ता देने की कोशिश करते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दे देते हैं, ठीक है, टैक्स कम लेने की कोशिश करते हैं कि नहीं लोगों को रियासत देते जाए। तो ये वजह से सब्सिडीज ज्यादा देना भारी पड़ रहा है। इसके साथ साथ कुछ कमोडिटीज के दाम कम रखने की कोशिश करने में कि लोगों को लुभावना बनाया जाए, फ्रीबीज दे दिया जाए। तो ये फ्रीबीज का ही नतीजा है कि आज उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो फ्रीबीज के लायक अब नहीं रह गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम को कम रखा जाता है, और ये उनको सब्सिडीज के तौर पे कम रखने के लिए दिया जाता है, ताकि जो प्रेशर है वो बजट और फाइनेंसेस पे पड़ सके, लोगों के ज्यादा मतलब वो लोगों के ऊपर भार नहीं उठाना पड़े। और इस वजह से भारत का अगर हम एग्जांपल देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रेवेन्यू कमाया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से ही, जिसका इस्तेमाल किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अपने ही पैसे से। तो इंडिया ने कितना अच्छे से काम किया, उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर महंगा रखा, उससे जो कमाई हुई उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम किया। पाकिस्तान ने सस्ता रख दिया, कमाई छोड़ो उल्टा और नुकसान होने लग गया। इसके अलावा आप देखोगे तो पाकिस्तान हैज बीन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि उनके नीड्स के हिसाब से नहीं है, लेकिन उनके डिक्टेट्स के हिसाब से है, कि कुछ जो रूल कर रहे हैं कंट्री सो कॉल्ड चाइना जैसी, तो वो कहीं ना कहीं किस तरीके से उन चीजों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे अभी तक जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, पैसा उसका है, लोग उसके हैं, इवन केवल जमीन पाकिस्तान का है, वरना सारा का सारा बेनिफिट अभी तक चाइना को मिल रहा है, पाकिस्तान के लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये अग्रीमेंट से आप इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्या बेनिफिट ले रहे हो? साथ साथ में कुछ पावर प्लांट्स जो हैं वो भी इसके प्रोजेक्ट के पार्ट हैं, और पाकिस्तान के पास में सफिशिएंट अभी ग्रिड कनेक्टिविटी भी नहीं है कि उसको चालू कर सके। तो चलो पावर प्लांट बनवाते रहो। फिर गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड कर रही है ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सेक्टर पे, ऑलरेडी आपको बता दिए 15% खर्च करते हैं, और ये जो एक्सपेंडिचर का है ये काफी ज्यादा है, क्योंकि इस पैसे को सॉरी अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था कि कुछ बेटर काम किया जा सके। साथ साथ पाकिस्तान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है फॉरेन लोन्स को लेने के लिए, जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो डोमेस्टिक पॉलिसी से नहीं आ रहा है, लेकिन लोन्स जो कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के हाथ में
कहीं ना कहीं नहीं रह गया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज की तरफ मूव कर रहा है बहुत तेजी से, बगैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम किए हुए। और ये सर्विसेज सेक्टर को हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अगर सर्विसेज जो है वो रेलिवेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स ही नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी कहां से। आप सीधा का सीधा मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज पे छलांग लगा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग आप अपना बढ़ाए ही नहीं, सर्विस पे आप कहां से काम करने लग जाओगे। पाकिस्तान के जो लीडरशिप इश्यूज है वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी अपोजिशन पाकिस्तान असेंबली का कोई अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा है करंट गवर्नमेंट से पूछने के लिए, तो ये भी एक इशू है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो टेररिज्म को कंटेन नहीं करना, और ये भी पाकिस्तान को इंपैक्ट कर रहा है। आपको पता ही होगा ओसामा बिन लादेन बहुत समय तक पाकिस्तान में ही रहा, इवन काफी बड़े बड़े टेररिस्ट वगैरह जो है संगठन जो है वो पाकिस्तान से ही चलाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कोई भी कंट्री जो है वो पाकिस्तान का मदद नहीं करना चाहती है। इवन इंडिया का खुद का अपना स्टैंड है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो ये हम आर्टिकल की बात कर रहे थे, ट्रिब्यून, बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड द रोल ऑफ वेस्ट। इसको लिखा है एक चाइनीज एम्बेसडर ने। ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं कि वो अवगत करा रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो आईएमएफ का लोन लेने के बाद में वही हो जाएगा जो हंगेरी और ग्रीस का हुआ एक समय में। एक्चुअली वो लैटिन अमेरिकन और मिडिल मतलब यूरोपियन कंट्रीज की वो बात कर रहे हैं। और इसके बाद वो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको ये लोग दिखाएंगे नीचा कि चाइना के इन्वेस्टमेंट से तुम्हारा ये हाल हुआ है, और वो तो चाहेंगे कि तोड़े वो इस चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप को, तो आपको ये सब में नहीं फंसना है। और ज्यादा से ज्यादा आपको पता ही है कि जब कोई आपकी मदद नहीं कर रहा था, यूएस आपको इनिशियली दे रहा था तब तो आपके पास पैसे थे, लेकिन जब कोई आपकी मदद नहीं कर रहा था तब चाइना आपकी मदद कर रहा था। समझ आ रहा है? चलो इतना चाइना जो है वो केयर करता है पाकिस्तान वालों। इसके अलावा वो ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ज्यादा से ज्यादा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह बना रहे हैं वो अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं, वो तो आपके लिए ही बना रहे हैं, आपका ग्रोथ उससे होगा। तो ये सब वो फालतूबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इससे से कहीं पर भी जो लोग खुद पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी इस चीज को बता सकते हैं कि क्या उससे उनको बेनिफिट हुआ है, और अगर अब तक नहीं हुआ है तो कब होगा। चीजें खराब आज हैं, आलम वर्स्ट आज है, तो हम कल के लिए क्यों इंतजार में लगे पड़े हैं। वेल लेसन्स अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, भारत क्या कर सकता है, तो जाहिर सी बात है हम दोनों मुल्क अगर साउथ एशिया का विकास करना चाहते हैं तो एक साथ मिलकर के काम करना होगा। पाकिस्तान में आए दिन फ्लड्स वगैरह, पाकिस्तान में आए दिन कहीं ना कहीं क्राइसिस वगैरह जो है वो चलता रहता है। तो पाकिस्तान अगर अपने आप को वाकई चाहता है कि एक अच्छे नेशन के साथ ग्रो करे, तो उसको फिलहाल के लिए तो अपने शॉर्ट टर्म ये जो पॉलिसीज है उसको चेंज करना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि डेमोक्रेसी को आप कितना वैल्यू देना चाहते हो, और आर्मी को कहीं ना कहीं आपको साइड में रखना होगा। आप आर्मी को साथ रख करके चीजों को आगे लेके नहीं चल सकते हो। कुल मिलाकर के बातें यही हैं, पाकिस्तान का अपना जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा खराब है, और वो इस वक्त कहीं ना कहीं बार बार दर दर लेकर के कटोरा जो है वो पहुंच रहे हैं सबके पास में कि कोई उनकी मदद कर दे। खैर अभी तक तो कुछ मदद मिला नहीं है। सो कॉल्ड चाइना जैसी कंट्री भी अभी पीछे हट चुकी है। मिडिल ईस्ट जो है वो अपने आप में ज्यादा डिस्टेंस बना चुके हैं पाकिस्तान से। तो देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं इस चीज का रखना चाहिए कि हम अलर्ट रहें, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म के लिए ही वो कंट्री जानी जाती है। तो हमें अपने ग्रोथ पे काम करना है और हमें अपने देश को बहुत बेहतर लेकर के जाना है। हाँ, हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान भी जल्द इस चीजों से निकल सके और अपने आप को वो सही नीयत के साथ में अच्छे काम पे लगा सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, फर्दर ऐसे कंटेंट आप तक जरूर हम लेकर के आते रहेंगे। और ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो कोशिश करिएगा कि हर लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे अपने हैंडल्स पे भेजते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।